अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ EIA। ठीक है, प्रोसेस ऑफ EIA, और इसको हम बोल सकते हैं साइकिल ऑफ EIA। ठीक है, और अगर हम 2006 नोटिफिकेशन की टर्म्स पे जाते हैं तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं कि प्रायर एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, प्रोसेस ऑफ EIA या साइकिल ऑफ EIA। तो इस पे जो क्वेश्चंस होता है नॉर्मली, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइकिल ऑफ EIA अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ 2006, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ EIA, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसका तो आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो अगर हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू EIA 2006 नोटिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू EIA 2006 नोटिफिकेशन देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ EIA और देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EC भी बोल देते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्क्रीनिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग, देन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पब्लिक हियरिंग, देन गेट अप्रेजल। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, second is scoping, third is public hearing, and the last one is the appraisal। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ख़राब है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल। अब जब हम सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कैटेगरी A का है तो वो सेंट्रल लेवल पे चला गया EAC के पास। कैटेगरी B का जो प्रोजेक्ट है वो आ गया SEAC के पास, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के पास। अब जो SEAC है वो उसकी स्क्रीनिंग करेगी। इट मीन्स जो स्क्रीनिंग है वो सिर्फ कैटेगरी B के प्रोजेक्ट के लिए है, नॉट फॉर कैटेगरी A। सो दिस इज ओनली फॉर कैटेगरी B प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सिर्फ ये कैटेगरी B के प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो ऑब्वियस है कि कैटेगरी B का प्रोजेक्ट है तो उसको हैंडल कौन करेगा? उसको हैंडल करेगा SEAC, स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अब ये जो कमेटी है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कैटेगरी B के प्रोजेक्ट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेगी। उसमें से देखेगी कि क्या EIA इस प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी है और क्या EIA मैंडेटरी नहीं है। तो अगर EIA मैंडेटरी है तो वो उसको डिवाइड कर देगी कैटेगरी B1 में, और EIA मैंडेटरी नहीं है तो B2 में, जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो स्क्रीनिंग में सिर्फ कैटेगरी B के प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होगी, SEAC इसको करेगा, या फिर यूनियन टेरिटरी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, और वो डिवाइड करेगी B1 प्रोजेक्ट और B2 प्रोजेक्ट। ठीक है, कैटेगरी A इस स्क्रीनिंग में इंक्लूड नहीं है। अब सेकंड स्टेप पर हम आते हैं। तो फर्स्ट हो गया स्क्रीनिंग, सेकंड आई स्कोपिंग। तो एक बार जब ऑलरेडी मालूम हो गया कि साहब EIA किस किस के लिए ज़रूरी है, कैटेगरी A के प्रोजेक्ट और कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट के लिए, तो स्कोपिंग में दोनों कैटेगरी के प्रोजेक्ट आएंगे, कैटेगरी A भी रहेगा और कैटेगरी B1 भी रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए, बिकॉज EIA मैंडेटरी है। तो स्कोपिंग में बोथ कैटेगरी A एंड कैटेगरी B प्रोजेक्ट। स्कोपिंग में क्या होता है? स्कोपिंग ऑलरेडी हम थोड़ा सा पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ EIA। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसी EIA प्रोसेस की, और स्कोपिंग में एक टर्म आएगी
टर्म ऑफ रेफरेंस, TOR, स्कोपिंग जो स्क्रीनिंग के बाद की प्रोसेस है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज टर्म ऑफ रेफरेंस, दैट इज नोन एज अ TOR। TOR क्या है? TOR जो है वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स आइडेंटिफाइड और रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट identified environmental parameters with respect to that project या proposed project। ठीक है, अब ये जो TOR है, टर्म ऑफ रेफरेंस या डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स, ये कौन जमा करेगा? ये जमा करेगा एप्लीकेंट, या एप्लीकेंट ने पर्टिकुलर जो कंसल्टेंट रखे हुए हैं या ये बनाने के लिए, इट मीन्स कि एप्लीकेंट एक प्रोफार्मा, पर्टिकुलर प्रोफार्मा है जो EIA प्रोसेस में है। सबसे पहले उनको एक डिटेल प्रोफार्मा भरना पड़ता है, उसके साथ EIA रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, ये सब। तो डिटेल्ड TOR या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टर्म ऑफ इंश्योरेंस ये जमा करेंगे एप्लीकेंट, किसको? SESC को, जो हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और विद इन 60 डेज़, इसमें हमें डेज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें कुछ चीज़ें हमारी चेंज होती हैं। तो 2006 के नोटिफिकेशन में जो ऑलरेडी डिफाइंड है कि साहब विद इन 60 डेज़, मतलब एक टाइम लिमिट है, तो 60 डेज़ के अंदर ये जो पूरा यहाँ पे स्कोपिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर 60 डेज़ के अंदर कोई मॉडिफिकेशन या कुछ एप्लीकेंट के थ्रू जमा नहीं होता है SESC में, तो फिर जो पहले TOR जमा किया गया है उसी को फाइनल माना जाएगा और उसको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, MOEF के, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के वेबसाइट पे। देन पब्लिक हियरिंग में क्या होगा? जो भी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर साइट पर आना है, उस साइट या उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल पब्लिक है, उस लोकल पब्लिक को उस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के बारे में वेबसाइट्स पे सारी डिटेल होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद लोकल लेवल पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, या फिर जो पर्टिकुलर हमारे न्यूज़पेपर है, नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हैं, उसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में, कि अगर लोकल लेवल पे पब्लिक को कहीं कोई आपत्ति है तो वो बोल सके, बता सके कि हाँ साहब ये प्रॉब्लम है या ये प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पब्लिक हियरिंग किन प्रोजेक्ट की होगी और किन की नहीं, ये भी एक इशू है, क्योंकि पब्लिक हियरिंग सारे प्रोजेक्ट की ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उस पर आने से पहले हम ये देखें कि पब्लिक हियरिंग कौन करेगा। तो जो कमिटी है या रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने पब्लिक हियरिंग के लिए जो बॉडी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, दैट इज़ द SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो SPCB या CPCB, CPCB में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, SPCB होगा, CPCB होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो अब ये जो अथॉरिटी है कि स्टेट लेवल पे जो SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB नेशनल लेवल पे या यूनियन टेरिटरी लेवल पे UTPCC, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पब्लिक हियरिंग के लिए ऑथोराइज्ड हैं कि आप इनको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको पब्लिक हियरिंग करवानी है और उनसे सजेशंस लेना है या उनको समझाना है, पर्टिकुलर जो भी। ठीक है, इन केस
अगर ये अथॉरिटीज़ डिनाई करती हैं या कहीं बिजी होती हैं या कर नहीं पाती हैं कुछ काम, तो फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है SEAC, तो वो किसी और एजेंसी को ये जिम्मा दे सकती है कि साहब आपको पब्लिक हियरिंग करानी है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि पब्लिक हियरिंग कौन करवाएगा या करवा सकता है। उसके बाद ये पब्लिक हियरिंग जो है वो कहाँ पे होगी, तो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट जिस साइट पर आना है, तो वो साइट की जो विजिनिटी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहीं पर इसकी हियरिंग होगी, या तो साइट पे होगी या साइट की एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर्टिकुलर एरिया में, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पर्टिकुलर साइट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, this is the place of hearing and this is the responsible authority for public hearing। तो पब्लिक हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, पब्लिक हियरिंग के लिए प्लेस, पब्लिक हियरिंग के लिए जो रेगुलर नियम है कि नेशनल न्यूज़पेपर पे हो और वाइडली स्प्रेड हो इन्फॉर्मेशंस, और वेबसाइट्स पे ऑलरेडी हो सब कुछ डिटेल, और इसके बाद कुछ डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम भी अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब पब्लिक हियरिंग के लिए है। अब इसके लिए जो टाइम लिमिट है कि जब एप्लीकेंट एक रिक्वेस्ट भेजता है पब्लिक हियरिंग के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो विदिन 45 डेज़ में एक रिपोर्ट जमा होगी पब्लिक हियरिंग से रिलेटेड। तो जो भी अथॉरिटी है वो 45 डेज़ में एक रिपोर्ट जमा करेंगी और ये बताएंगी कि साहब क्या सजेशंस हैं या क्या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक डिनाई कर रही है या उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट, और उस हिसाब से क्या अल्टरनेट मेजर्स हैं, मिटिगेशन मेजर्स, सुझाव वगैरह जो भी। तो ये 45 डेज़ जो आपको एक मालूम होना चाहिए, प्लेस और रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए पब्लिक हियरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए पब्लिक हियरिंग नोटिफिकेशन 2006 में पब्लिक हियरिंग का क्लॉज जिसमें हटा दिया गया है। तो पब्लिक हियरिंग किस केस में नहीं होगी, सबसे पहले तो हम देखें वही कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए EIA मैंडेटरी नहीं है। सेकंड, कुछ प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। थर्ड, कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब इसके बाद डिफेंस एरिया के प्रोजेक्ट, डिफेंस एरिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। जो भी डिफेंस एरिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। इसके साथ टाउनशिप, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके लिए पब्लिक हियरिंग का क्लॉज नहीं है 2006 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर टाउनशिप बिल्डिंग के बाद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो हाईवे से रिलेटेड हैं, हाईवे और रोडवे प्रोजेक्ट, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर लैंड को कवर नहीं किया गया है, पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल लैंड्स को, तो हाईवे और रोडवे प्रोजेक्ट्स। फिर इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट के लिए भी पब्लिक हियरिंग का क्लॉज नहीं है।
और इसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बाउंड्री वाले इंटर स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री, इस पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट लेवल पे नहीं जाएंगे और या उसके लिए पब्लिक हेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो कुछ बनते हैं कि लिस्ट आउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर दैट पब्लिक हेयरिंग नॉट मैंडेटरी। तो आंसर ऑफ दिस कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, डिफेंस एरिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, टाउनशिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे रोडवे प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज प्रोजेक्ट। तो इसके लिए पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक हियरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ अप्रेजल। सेंट्रल लेवल के प्रोजेक्ट को EAC अप्रूव करेगा और स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट को SEAC अप्रूव करेगा या अप्रूवल देगा। और ये अप्रूवल देने के साथ कुछ सजेशंस भी उसमें दे सकता है और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग की कंडीशंस भी दे सकता है कि किस प्रोजेक्ट के लिए किस टाइप की मॉनिटरिंग होनी है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए कंडीशंस अलग है और उसकी एक पर्टिकुलर सर्विस और मेंटेनेंस पीरियड भी उसका अलग अलग होता है। तो अप्रेजल फ्रॉम EAC और SEAC, तो ये कुछ जो गाइडलाइंस थे हमारे 2006 नोटिफिकेशन के MOEF की वेबसाइट में ऑलरेडी दिए हैं, आप पढ़िएगा उसको। और उसके बाद जो मेन पॉइंट थे प्रोसेस ऑफ EIA में वो मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं। तो उसमें क्वेश्चंस जो हमारे यही आते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ EIA अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन ऑफ 2006। तो आपको उसमें ये सब चीज़ें शो करनी है और मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए।